अभी हम देखेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, कि जो रिवॉल्यूशन है, क्रांति की शुरुआत है फ्रांस में, वो कैसे हुई। लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन्स यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। अभी आपने देखा, पिछले भाग में जस्ट आपने देखा कि किन रीजन्स की वजह से लुई 16 ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिज्म, फ्रांस के अंदर जो प्राचीन राजतंत्र था, द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। प्राचीन मोनार्की के अंदर, राजतंत्र के अंदर जो फ्रांसीसी सम्राट है, वो अपनी मर्जी से टैक्सेस नहीं लगा सकता था। रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जर्नल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। इस लाइन को आप ध्यान से देखना कि एंशिएंट मोनार्की में जो फ्रांसीसी सम्राट है, वो अपनी ओन विश, खुद की मर्जी से टैक्सेस नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे मीटिंग, स्टेट जर्नल वो है लाइक अ असेंबली, लाइक अ पॉलिटिकल बॉडी। तो जो सभा होती थी स्टेट जर्नल की, वो बैठे बुलाकर, इट मीन्स उसे स्टेट जर्नल की मीटिंग को कॉल करना पड़ता था। विच वुड देन पास इस प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, जो कि इस प्रपोजल को, प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी लेनी पड़ती थी। इट मीन्स राजा को अगर टैक्सेस बढ़ाने हैं तो वो स्टेट जनरल की बैठक को बुलाएगा और वो इस प्रपोजल को मंजूरी देंगे, तभी टैक्सेस इंक्रीज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। द स्टेट जर्नल, और क्वेश्चन बनता है स्टेट जर्नल क्या था, तो स्टेट जर्नल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी। ठीक है, एक प्रतिनिधि सभा थी, पॉलिटिकल बॉडी, जैसे अपनी इंडिया की पार्लियामेंट होती है जहाँ सभी लोग असेंबल होते हैं। द स्टेट जनरल वो जो पॉलिटिकल बॉडी, इस लाइन को अंडरलाइन करें, टू विच द 3 स्टेट्स सेंड दे रिप्रेजेंटेटिव, कि जो स्टेट जनरल है वो एक पॉलिटिकल बॉडी होती थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि भेजते थे। हाउ एवर, लेकिन द मोनार्क अलोन को डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ हिज बॉडी। देखिए, प्रपोजल तो स्टेट जनरल ही एक्सेप्ट करेगी, बट ये सम्राट का डिसीजन होता था, राजा का, कि वो इस मीटिंग को कब बुलाए या कब बुलाई जाए। द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614। सबसे लास्ट बैठक जो है वो 1614 में बुलाई गई थी। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि स्टेट जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी, तो आंसर इज 1614। ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जर्नल टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। अब जो फ्रांसीसी सम्राट है लुई 16, उसने 5 मई 1789 को नए टैक्सेस का जो प्रपोजल था उसके पास होने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। क्वेश्चन बनता है ना कि लुई 16 ने कब बुलाई, तो आंसर इज 5 मई 1789। क्यों बुलाई? न्यू टैक्सेस के जो प्रपोजल है उसको पास करने के लिए। आ रेस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्सेल वॉज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। प्रतिनिधियों की, कहते हैं ना कि जो कोई मेहमान आता है तो उसके मेज़बानी के लिए, तो प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को क्या किया गया, बिल्कुल ही रेस्प्लेंडेंट सजाया गया। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। जो पहला और सेकंड स्टेट था, इट मीन्स फर्स्ट में कलर्जी थे और सेकंड में नोबेलिटी थे, तो इन दोनों ने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। वो वर सीट इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स, जो कि आमने सामने की कतारों में बिठाए गए, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, आमने सामने बैठे थे दोनों बेंचेस के ऊपर आराम से 300। थर्ड स्टेट वॉज वूवर हो गया, हाँ। वाइल द 1600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। और जो थर्ड स्टेट था जिसमें पीजेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स, एजुकेटेड लोग थे, वो 600 लोग उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे और वो बैठे नहीं थे, वो उनके पीछे खड़े थे। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग आराम से बैठे हुए हैं जो 300 है, और उनके पीछे 600 लोग खड़े हुए हैं। तो आप देखिए इक्वेलिटी कहाँ है, वो लोग खड़े हैं, वो बैठे हैं। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। जो थर्ड स्टेट था उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव में इसका जो लीडरशिप है कौन कर रहे थे, प्रॉस्परस, समर्थ और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। हमने ये पिछले लाइन में ही पढ़ा था कि जो सोशल इकोनॉमिक लीडरशिप है उन्होंने कहा हम करेंगे, जो प्रॉस्परस लोग थे थर्ड स्टेट में, जो अमीर लोग थे और जो एजुकेटेड थे वो लोग थे वहाँ पे। पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वीमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। जो पीजेंट किसान थे
आर्टिशियंस जो कारीगर थे और जो औरतें थी उनको क्या कहा गया कि आपकी एंट्री अलाउ नहीं है, डिनाइड मना कर दिया गया उनको असेंबली में आने से। हाउ एवर फिर भी देयर ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्ट इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद देम। हालांकि वो असेंबली में नहीं आ सकते, बट जो 40,000 लेटर्स थे उनके माध्यम से उनकी जो शिकायतें थी, ग्रीवेंसेस शिकायतें थी या उनकी जो डिमांड थी, उनकी एक बहुत ही लिस्ट बनाई गई थी जिसे जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे 600 वो अपने हाथ में लेकर के आए थे। देखिए 40,000 लेटर लेके आए थे वो डिमांड और ग्रीवेंसेस के, शिकायतों के और डिमांड्स के। वोटिंग इन द स्टेट जर्नल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा कि स्टेट जर्नल के वोट नियमों के अनुसार, रूल के अनुसार ईच स्टेट, इट मीन्स एक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इट मीन्स ऐसा नहीं था वहाँ पे कि 300 लोग हैं तो 300 वोट देंगे, 1 वोट 1 पर्सन, 1 पर्सन 1 वोट, ये वाला नहीं था वहाँ ये था 1 वर्ग 1 स्टेट देन 1 वोट। इट मीन्स टोटल कितने वोट हो गए 3, क्योंकि 3 स्टेट थे तो टोटल वोट भी कितने होंगे 3। दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू दिस सेम प्रैक्टिसाइज। इस टाइम लुई 16 ने भी इसी प्रथा का पालन करने के लिए कि सेम यही चलेगा 1 स्टेट 1 वोट, कि यही प्रैक्टिस, यही सिद्धांत चलेगा। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांड, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने ये डिमांड की कि दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। अब थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या कहा कि अब की बार पूरी असेंबली द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक मेंबर को एक वोट देने का राइट होगा, क्योंकि अब देखो एक प्रत्येक मेंबर को एक राइट देने का अधिकार होगा, ये थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स, जो कि दार्शनिकों के द्वारा रखा गया था। हमने देखा था जीन जैक्स रूसो ने बोला था, लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स 1 वोट 1 पर्सन, 1 पर्सन 1 वोट, ये वाला प्रैक्टिसाइज, ये वाला सिद्धांत किसने दिया? जीन जैक्स रूसो ने। कहाँ दिया? दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक के अंदर। वैन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, जब किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि नो 1 पर्सन 1 वोट नहीं, 1 स्टेट 1 वर्ग 1 वोट, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। जैसे राजा ने मना किया तो वही हुआ कि थर्ड स्टेट के लोग वहाँ से अपना विरोध जताते हुए वहाँ से चले गए, असेंबली से आउट हो गए, बाहर चले गए। The representative of the third state viewed themselves as spokesmen for the whole French nation। तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो खुद को पूरा जो फ्रांसीसी राष्ट्र है, जो कंप्लीट फ्रांसीसी नेशन है, उसको अपने आप को वो एक स्पोक्समैन होते हैं, प्रवक्ता, बोलने वाले, कि उनके एब्सेंस में हम बोल रहे हैं, तो वो अपने आप को ऐसा फील कर रहे थे कि हम पूरे फ्रेंच नेशन का जो आइडिया है उसके हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसके प्रवक्ता हैं। इसीलिए ऑन 20 जून दे असेंबल इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्साइल। इसीलिए उन्होंने 20 जून को ये सभी रिप्रेजेंटेटिव वर्साई की जो इंडोर टेनिस कोर्ट में ये गैदर हुए, वहाँ पे सब असेंबल हुए, इकट्ठा हुए। 20 जून को सब वहाँ क्या हो गए? थर्ड स्टेट के लोग इकट्ठा हो गए। कहाँ पे? टेनिस कोर्ट में, जो कहाँ है? वर्साइल में। वर्साइल से एक जगह है। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया, देमसेल्व्स, खुद को क्या डिक्लेयर किया? एज अ नेशनल असेंबली। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। एंड स्वोर, और उन्होंने स्वोर, शपथ ली, नॉट टू डिस्पर्स टिल, कि हम यहाँ से जब तक डिस्पर्स नहीं होंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे, टिल दे हैव ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। टेनिस कोर्ट में जमा हुए, अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और स्वोर, शपथ ली कि जब तक किंग की पावर को कम करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं किया जाएगा तब तक हम इस असेंबली को भंग नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ से डिस्पर्स नहीं होंगे। इट मीन्स एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जिसमें मोनार्क की पावर्स को लिमिट किया जाना चाहिए, ये इनकी मेन डिमांड हो गई। दे वर लेड बाई, अब इनको लेड किसने किया? इनका लीडरशिप किसने किया? मिराबो एंड अबेसियस। अंडरलाइन करें, मिराबो एंड अबेसियस। मिराबो वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली। जो मिराबो है वो एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ था, नोबल फैमिली, जो कि सेकेंड वर्ग था। बट वॉज कन्विंस ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। लेकिन वह जो फ्यूडल प्रिविलेजेस, जो सामंती विशेष अधिकार थे, उस वाले सोसाइटी को ख़त्म करने की नीड से सहमत था, कंसेंट थी उसकी, इसीलिए वो इन लोगों के साथ था।
He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. और जो वर्साइल्स में जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उसने वहाँ पे एक क्या निकाली, एक पत्रिका निकाली, जर्नल, एक पत्रिका वहाँ पे उसने निकाली और वर्साई में जितने भी क्राउडेड भीड़ थी उन सब के सामने बहुत ही स्पीच, पावरफुल स्पीच डिलीवर की, बहुत ही जोरदार भाषण भी दिए अबेसियस ने। अबेसियस ओरिजिनली, मिराबो ने दिए थे वो। अबेसियस ओरिजिनली अ प्रिस्ट, जो अबेसियस है वो एक मूलतः पादरी था, प्रिस्ट, जो कि फर्स्ट स्टेट के लोग थे। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। अबेसियस मूलतः एक पादरी था, उसने थर्ड स्टेट, तीसरा स्टेट क्या है, इस नाम से, इस शीर्षक से एक बहुत ही इन्फ्लुएंस, प्रभावशाली पैम्फलेट निकाला। व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, क्वेश्चन बन सकता है ना कि व्हाट इज थर्ड स्टेट किसने लिखी, तो अबेसियस ने एक पैम्फलेट लिखा। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, जिस वक्त उस टाइम जिस टाइम नेशनल असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप ड्राफ्ट करने में बिजी थी, नेशनल असेंबली, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीथड विद टर्मोइल, बाकी का फ्रांस, टर्मोइल होता है ना, आंदोलित हो रहा था, मतलब आंदोलन वहाँ पे शुरू हो चुके थे, टर्मोइल, उबड़ खाबड़, मतलब सब कुछ इधर उधर हो चुका था। नेशनल असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी और बाकी का फ्रांस आंदोलित हो रहा था। अ सवरल विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट। अब देखिए क्या हुआ, बैड हार्वेस्ट, प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, प्राइस जो पावरोटी थी उसके प्राइस बहुत बढ़ गए। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन, और जो बेकर्स थे, जो पावरोटी देने वाले थे, उन्होंने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और लोगों का एक्सप्लॉइट किया। एंड हॉर्डेड सप्लाइज, देखिए क्या हुआ, एक तो विंटर के टाइम, एक तो ठंड के कारण जो फसल है सारी क्या हो गई, ख़राब हो गई, बैड हार्वेस्ट हो गया। पावरोटी की जो प्राइस है वो रोज़ अब इट मीन्स आसमान छू रही थी, और जो बेकरीज़ के जो मालिक थे वो कंडीशन का फ़ायदा उठाते हुए चीज़ों को जमा करते हैं ना, जमाखोरी जो होती है उसमें जुट गए थे। और बेकरी की दुकानों पर अब क्या हुआ, आफ्टर स्पेडिंग हार्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, बेकरी की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई, एक एक दो दो घंटे लोग खड़े रहते थे, 4-4 घंटे खड़े रहते थे। क्राउड्स ऑफ एंग्री वीमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप्स, अब देखिए बेकरी की दुकानों पर घंटे इंतजार के बाद जो औरतें थी वो गुस्साई औरतों ने, भीड़ ने दुकान पर ही दावा बोल दिया कि बस बहुत हो गया। एट द सेम टाइम, उसी समय द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, उसी समय किंग ने अपनी ट्रूप्स, सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया था। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फर्स्ट सेकंड लाइन में। ऑन 14 जुलाई, फर्स्ट लाइन हमारी यहीं से स्टार्ट हुई थी चैप्टर की। द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय दी बास्टिल, ये भी हमने पढ़ा था कि जो क्रूड भीड़ थी, एजिटेटेड क्राउड, क्रूड भीड़ थी, उसने बास्टिल पर धावा बोला और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। बास्टिल जो कि फोर्ट के रूप में एक प्रिजन था, जेल था, जहाँ पे सिर्फ 7 कैदी थे जिनको रिलीज़ किया गया था, और बास्टिल के कमांडर की वहाँ पे डेथ हुई थी। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, और कंट्री साइड देहाती इलाकों में जो रूमर्स, अफवाहें थी, वो गांव से गांव तक फैल गई। क्या फैली कि द लॉर्ड ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स वो वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। क्या रूमर्स फैल गई, क्या अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिक, मैनर होते हैं ना, जागीरों के जो मालिक हैं, लॉर्ड्स, मैनर जागीर, जागीर मीन्स भूमि, जागीरों के जो मालिक हैं वो क्या करेंगे, उन्होंने हायर्ड होता है ना, किराए पर लेना, तो उन्होंने किराए पर ले लिए हैं बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स, बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स होते हैं ना, लठे, तो लुटेरों के, जो लुटेरे हैं, लठैत हैं, डाकू चोर हैं, उनको बुला लिया है। वो वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, जो कि राइप क्रॉप्स, पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। ये एक अफवाह फैल गई हर एक गाँव में कि मैनर्स, जागीरदारों के मालिकों ने, लॉर्ड्स ने हायर कर लिए हैं बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स को, वो क्या करेंगे, जो कि पकी हुई क्रॉप्स को, राइप क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, वो रास्ते में है। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked चटक्स। अब क्या हुआ कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में फियर से लोग हो गए, तो फियर से आक्रांत होकर पीजेंट्स ने, अब ये देखो ये जो नाम दिए हुए हैं, ये होज होता है ना जिससे कि आप ज़मीन को खोदते हैं, जिसको कुदाल बोलते हैं, और पीच फोक्स होता है बेलचों से, ये अलग अलग पीच फोक्स, बेलचे, अब आपको जो ज़मीन खोदने में काम आते हैं, ये फसल के लिए यूज होते हैं।
एंड अटैक्ड चिटॉक्स। अटैक चिट्टू होता है कि ग्रामीण किलो, जो गांव में जो किले बना रखे थे उन पर इन्होंने अटैक कर दिया इन सब चीज़ों से, होज के और पीच फॉक्स के साथ। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन। अब उन्होंने क्या किया, होर्डेड जो ग्रेन था उनको लूट लिया, अन्न भंडार को उन्होंने लूट लिया। एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनेरियल ड्यूज। और उन्होंने जो मैनेरियल जो लगान संबंधी डॉक्यूमेंट्स थे उनको जलाकर राख कर दिया। उनका ग्रेन अनाज लूट लिया वहाँ पे, और जो डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको क्या कर दिया, जला दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लैड फ्रॉम देयर होम्स। ए लार्ज नंबर ऑफ, बहुत बड़ी संख्या में जो नोबल्स थे, जो कुलीन थे, वो फ्लैड होम्स, घरों से अपनी जागीरों को छोड़कर भाग गए। मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज़। ये लाइन भी हमने पहले पढ़ी थी कि उनमें से ज़्यादातर अपने पड़ोसी देशों में जाकर उन्होंने शरण ली, लेकिन वहाँ पड़ोसी गाँव ने उनको मना भी कर दिया था। फेस विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. अपनी विद्रोह को देखते हुए, रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, अपनी विद्रोही जो प्रजा है उसकी पावर का उसने क्या लगाया, अनुमान लगाया कि अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके कि इसके पास तो बहुत ज़्यादा है, रिकॉग्निशन कर लिया उसने। तो लुई 16 ने क्या किया, लास्ट में जो नेशनल असेंबली थी उसको मान्यता दे दी कि ओके आप ठीक है, और एक्सेप्ट भी कर लिया, मान लिया कि उसकी पावर को अब से उसकी पावर के ऊपर उसकी पावर को किसके द्वारा चेक किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कि ओके आई एग्री, नेशनल असेंबली एक्सेप्टेड है और इसकी जो डिमांड है वो भी एक्सेप्टेड है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मोनार्की पावर को लिमिट किया जाएगा। लुई 16 ने इसको मान लिया। ऑन द 9th of 4th अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 की बात है, रात में द असेंबली पास अ डिक्री अबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने जो टैक्सेस थे और जो उनके ऑब्लिगेशंस थे और टैक्सेस थे फ्यूडल सिस्टम के, इट मीन्स इस रात को नेशनल असेंबली ने सामंती व्यवस्था को हटाने का आदेश पारित कर दिया, ऑब्लिगेशंस टैक्सेस को। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। और जो क्लर्जी पादरी वर्ग के लोगों को जितने भी विशेषाधिकार थे उनको छोड़ देने के लिए विवश कर दिया कि आप अपने अधिकार को छोड़ दीजिए, प्रिविलेजेस को छोड़ दीजिए। टाइट्स वर अबोलिश, जो टाइट कर था, जो धार्मिक टैक्स था, उसको भी अबोलिश कर दिया गया। एंड लैंड्स ओन बाय चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। और जो लैंड, जो भूमि चर्च के वाली थी उसको क्या कर लिया, कॉन्फिस्केटेड, जब्त कर लिया गया कि अब चर्च के पास कोई ज़मीन नहीं होगी। एज अ रिजल्ट के रूप में द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरे जो करेंसी थी, इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की जो संपत्ति है गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। ज़मीन ले ली उन्होंने, उन धार्मिक कर को, टाइट को समाप्त कर दिया, ठीक है, और कुलीन वर्ग के जो प्रिविलेजेस थे उनको समाप्त कर दिया थर्ड स्टेट के लोगों ने, जो कि नेशनल असेंबली बना रखी थी जिन्होंने। अब हम देखेंगे 2.1, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन मोनार्क भी है, इट मीन्स इसमें मोनार्की पावर्स को लिमिट कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का ड्राफ्ट पूरा कर लिया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि सम्राट की पावर्स को लिमिट करना, सीमित करना। द powers instead of being concentrated in the hands of the one person were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary। एक व्यक्ति के हाथ में सेंट्रलाइज होने के बजाय, मीन्स अब राजा के हाथ में सारी पावर्स नहीं होंगी, अब इन शक्तियों को डिवाइड कर दिया गया, इन पावर्स को डिवाइड कर दिया गया किसमें, लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका में। इट मीन्स इनको डिवाइड कर दिया गया, असाइन कर दिया गया कि आपकी ये ड्यूटीज़ हैं। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब इससे फ्रांस क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक राजतंत्र की वहाँ पे एक नींव बन गई, ठीक है। ये देखिए जुडिशरी में कौन होते हैं, जज, ये देखिए एग्जीक्यूटिव किंग, मिनिस्टर्स कंट्रोल नेशनल असेंबली, ये देखिए 75 मेंबर लेजिस्लेचर, ये देखिए ये दिखाया हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in the National Assembly।
विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। सन 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के कानून बनाने का जो राइट है वो नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया कि पावर टू मेक लॉज कौन बनाएगा, नेशनल असेंबली बनाएगी। विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाएगी। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स वो इन टर्न चूज द असेंबली। इट मीन्स एक नागरिक का एक इलेक्टेड ग्रुप होगा, उसका चुनाव करते थे और वो ग्रुप असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। इट मीन्स लोगों ने मिलकर ग्रुप को चुन लिया और वो ग्रुप मिल करके नेशनल असेंबली के लोगों को चुनेंगे। जैसे आप अपने एमएलएज को चुनते हैं, सभी एमएलएज मिलकर दम सीएम को चुनते हैं। जैसे नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। अभी भी सभी नागरिकों को राइट टू वोट नहीं था। ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizens। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट। अब वोट देने का अधिकार किसको था फिर, वो लोग जिनकी एज 25 से अधिक हो। इट मीन्स 25 ईयर्स से अधिक एजेस वाले वही मैन जो कि एक एक्टिव सिटीजन, इट मीन्स उन्हें ही मत देने का अधिकार दिया गया जो मिनिमम कम से कम 3 डेज वेजेस 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हैं। इट मीन्स 3 दिन में जितने वो मजदूरी करते हैं उसके बराबर वो कर चुकाते हैं और 25 ईयर से अबाव है तो वो उनको पास राइट टू वोट है। इट मीन्स अभी भी सभी लोगों को राइट टू वोट नहीं है। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वीमेन वर क्लास्ड एज पासिव सिटीजन। वो तो एक्टिव सिटीजन है और ये कैसे हैं, पासिव सिटीजन, निष्क्रिय नागरिक है जिनके पास 3 डेज की वेजेस देने के लिए टैक्सेस नहीं है और वीमेन भी। इट मीन्स उनके पास राइट टू वोट नहीं है। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट्स ऑफ टैक्स पेयर्स। इट मीन्स इलेक्टर निर्वाचक की क्वालिटी प्राप्त करने के लिए और असेंबली का मेंबर होने के लिए लोगों को करदाताओं की जो हाईएस्ट श्रेणी थी उसमें होना जरूरी था। इट मीन्स वो टैक्स पे कर रहे हैं हाई लेवल पे तो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हो सकते हैं और इलेक्टर हो सकते हैं, मत देने के लिए क्वालिफाई है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैन और सिटीजन के जो राइट्स है घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था कि राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ। अब कौन कौन से राइट्स थे वो, राइट टू लाइफ जीवन जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन अपने ओपिनियन को रखने का अधिकार, इक्वेलिटी बिफोर लॉ कानून के सामने सब समान, वर इस्टेब्लिश एज ए natural and inalienable rights that is they belong to each human being by birth could not be taken away। it means इस लाइन को आप अंडरलाइन करें, नेचुरल एंड इनअलाइनेबल। नेचुरल होता है नैसर्गिक नेचुरल और इनअलाइनेबल की जिसको कोई हरण ना कर सके, जिसको कोई छीन ना सके, ये जो अधिकार है। इट मीन्स जीवन का अधिकार, राइट टू स्पीच के अधिकार, कानून के सामने सभी अधिकार को इनको बना दिया गया कि ये नेचुरल है और इनअलाइनेबल है। इट मीन्स नेचुरल राइट्स है और इनको कोई ले नहीं सकता। इनको अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया, इस्टेब्लिश कर दिया गया टू ईच ह्यूमन बीइंग, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को बाय बर्थ प्राप्त थे। इक्वलिटी बिफोर लॉ बाय बर्थ, राइट टू लाइफ बाय बर्थ, इन सबको नेचुरल और इनअलाइनेबल घोषित कर दिया गया और इन अधिकारों को इट मीन्स छीना नहीं जा सकता था, कुड नॉट बी टेकन अवे। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये स्टेट की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, कि वह अपना कर्तव्य माने स्टेट कि प्रत्येक नागरिक को ये नेचुरल राइट्स मिलने ही चाहिए, उनकी रक्षा करें। इंडिया में भी तो है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, अगर आपके राइट्स को कोई छीनता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में है ये। आगे देखिए, ओके आगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।